नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मेरे साथ हैं आज गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिलाधिकारी जो इस समय विशेष सचिव ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से हैं और इस समय पूरे प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को देख रहे हैं विशेष सचिव के रूप में। लेकिन आज चर्चा का विषय यह है कि एक साल बाद जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। एज पर एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2024 को पहली फ्लाइट होनी है, वह पहले भी हो सकती है। इस एयरपोर्ट को बनने के बाद पूर्व उत्तर भारत में यह ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें तीनों चीज हैं, यात्रियों के लिए भी, माल ढुलाई के लिए भी और उसको कोई भी जो विमान आएंगे उनके रिपेयर के लिए भी। तो आज की जो चर्चा है वो इस बात पर है कि जब जेवर में एयरपोर्ट बनाया जा रहा था तो उसके लिए जब जमीन तैयार की जा रही थी उस समय पीएन सिंह साहब जिलाधिकारी थे। तो आज के इस कार्यक्रम में समय देने पर सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद विनोद जी, समय देने के लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सर ये बताइए कि जेवर में जब जैसी जानकारी मिली कि एयरपोर्ट अप्रूव हो गया है, गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, तो गांवों को अधिसूचना करने की प्रक्रिया पूरी हुई थी, तो उस समय जो प्रारंभिक चुनौतियां थी वो क्या क्या थी? देखिए, अक्टूबर 2017 में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जेवर में एयरपोर्ट आना है जी। और जनवरी में, चूंकि विनोद जी 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में एक प्रोसेस है जिसमें एसआईए भी करते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, उस क्षेत्र की स्टडी, सोशियो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं। जी। उसके बाद इसमें दो तरह के अवार्ड्स होते हैं, एक जमीन से संबंधित अवार्ड होते हैं और दूसरा आरएनआर का अवार्ड होता है। और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है। तो ये लंबी लेकिन बड़ी स्वस्थ और अच्छी प्रक्रिया है इस कानून के तहत। वो जनवरी 2018 में स्टार्ट हुई। अच्छा। और 2 जनवरी 2020 में हमने पहले चरण का 1334 हेक्टेयर जमीन पूरा हैंडओवर कर दिया यमुना अथॉरिटी को। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इसमें 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हुई थी पहले फेज में। ये हिंदुस्तान का मेगा प्रोजेक्ट में सबसे फास्टेस्ट लैंड एक्विजिशन है और इसमें पहले चरण में जमीन के अधिग्रहण के लिए करीब 3500 करोड़ रुपए बटा था। 2 वर्ष में 9 महीने में हमने या 7 महीने में इसको 3500 करोड़ रुपए बांटा, जहां प्रशासनिक रूप से शासन 10% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अलाउ करती है, मतलब 300 करोड़ रुपया भी खर्चा हो सकता था, वहां पूरी प्रक्रिया में केवल 3 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जो 0.096% के लगभग था। इसलिए हिंदुस्तान का ये सबसे फास्टेस्ट, सबसे पीसफुल और सबसे अच्छा लैंड एक्विजिशन रहा है और इसके लिए वहां के स्थानीय किसान बहुत बहुत धन्यवाद के भागी हैं, शासन बहुत बहुत धन्यवाद का भागी है। अब आप अपनी बातचीत हमें लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपके पास जैसे सूचना आई सबसे पहले, तो वो जो गांवों को चयन करने का था पहला चरण किन गांवों को चयन करना है, उसकी प्रक्रिया आपने कैसे शुरू की, कैसे तय कि यही 6 गांव होंगे जहाँ पे शुरुआत होनी थी? देखिए विनोद जी, ये एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। इसके लिए इनिशियल प्लानिंग पहले ही हो जाती है। जी। कलेक्टर के रूप में रोल केवल भूमि अधिग्रहण का होता है। तो इसमें 6 गांव थे जी। और 6 गांव में रोही, पारोही, दयानतपुर और 3 गांव और हैं, जो ये सारे 6 गांव थे। तो हम लोगों का काम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टार्ट करना और भूमि अधिग्रहण करना था। और जो पर्टिकुलर पार्ट आप पूछ रहे हैं वो प्लान का हिस्सा पहले से ही वर्कआउट हो चुका था। तो इसके साथ साथ जैसे ही, क्योंकि एक ये तय हो गया कि इस तारीख को शिलान्यास होगा, और जब शिलान्यास के लिए 2021 में शिलान्यास हुआ है नवंबर में, तो उसके बाद उससे पहले की सारी प्रक्रिया कई चरणों में होती है। वो खाली एक ही नहीं है कि आपने, कई चरणों में होती है वो चरण। क्योंकि वो दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी है कि ये एक यूनिक उदाहरण है पूरे देश के लिए कि किस तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित समय सीमा में जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद उसको जिस भी अथॉरिटी को देना उसको उसको हैंड ओवर कर दी गई किसान से लेकर। वो बताना इसलिए जरूरी। और उसकी मुझे याद है
जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था तो इस अधिग्रहण की प्रक्रिया की उन्होंने तारीफ की थी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम लोग पूरी टीम, जी, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और ऑनरेबल सीएम साहब ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन इसके चैलेंजेस भी थे जो आप पूछना चाह रहे हैं। जी, जी, और इसके चैलेंजेस जो मैं आपको इलैबोरेट करूंगा, एक तो व्यक्तिगत स्तर पे था कि मैं 1998 में एसडीएम रहा और उसके बाद 2017 में कलेक्टर बना। इसके बीच में रेवेन्यू में मैं कभी पोस्टेड नहीं रहा। अच्छा, तो 19 वर्ष के बाद हाँ, मैं उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहा, क्योंकि अक्सर डेपुटेशन में रहा। भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में रहा, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में रहा, डीडीए में रहा, एमसीडी में रहा, तो वो एक्सपोजर तो था। लेकिन लैंड एक्विजिशन का एक्सपोजर जो बड़ा टिकलिश था वो नहीं था। दूसरा चैलेंजिंग काम था कि ये एनसीआर का हिस्सा है। पूरा गौतम बुद्ध नगर, आप हमसे अधिक अवेयर हैं, लैंड एक्विजिशन पे बेस्ड है, जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इसलिए जमीन के अधिग्रहण में यहाँ के किसान बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बहुत अवेयर है। उनको कानून अच्छी तरह से पता है। उनको वो सारे ग्रीवांस रिड्रेसल के सिस्टम्स के बारे में पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकल एजुटेशन। उनके इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स बहुत ही डेवलप्ड हैं जो उनकी बातों को मजबूती से रखते हैं। दूसरा, एक ये भी आप देखेंगे कि भट्टा पारसोल के ठीक बगल में जेवर एयरपोर्ट की कल्पना की गई और जेवर एयरपोर्ट की लैंड ली गई। आपको याद होगा कि भट्टा पारसोल में एक बड़ी घटना हुई थी, तब तत्कालीन कलेक्टर के साथ भी एक दुर्घटना हुई थी। तो ऐसी स्थिति में एक सेंस ऑफ फियर भी था। एक और बात है कि यहाँ पे 6 गांव में 4 गांव तक ग्रामीण थे और 2 शहरी थे, मतलब औद्योगिक थे। सेक्शन 12A यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में औद्योगिक थे। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बीच में यमुना अथॉरिटी ने उन 4 गांव को भी औद्योगिक डिक्लेयर कर दिया। अब औद्योगिक डिक्लेयर करने से 2 पॉइंट्स रहे। एक तो ग्राम पंचायतें समाप्त हो गई। तो ग्राम पंचायतें समाप्त हो गई तो कोई फोरम खत्म हो गया जिससे वार्ता की जा सकती है। एक औपचारिक ग्राम पंचायत एक बहुत मजबूत संवैधानिक फोरम है जिससे वार्ता करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। और दूसरा, शहरी होने के कारण से वहां पे जो चूंकि मार्केट प्राइस कोई उस तरह का शहरी नहीं था, इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड जो रेट था वो 3600 से 1800 आ गया। तो ग्रामीण बहुत ही नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद जब इस एक्ट में हम सबसे पहले 70% कंसेंट लेते हैं, क्योंकि ये पीपीपी प्रोजेक्ट है, तो 70% कंसेंट लेने गए तो मात्र 9,500 में मात्र 4 किसानों ने कंसेंट दी। एंड दैट वाज अ ग्रेट सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑनरेबल सीएम साहब का। उन्होंने पूरी टीम का मोराल हाई रखा और फिर वो अगस्त 2018 के फर्स्ट वीक में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए। हम लोग की वार्ता के दौरान जब उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम 500 रुपये और बढ़ा देंगे, आप किसानों से जाके गांव गांव वार्ता करिए। और हम फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट की, हम लोग किसानों के साथ गए, वार्ता किए। एक चैलेंज और था, नॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक एक्विजिशन जो होता है उसमें हम लैंड एक्विजिशन एक्ट के बाद उसको एक टूल समझ लेते हैं और लोगों के यहाँ जाके भूमि एक्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखने के बाद मुझे लगा कि अगर हम फास्टर और स्मूदर लैंड एक्विजिशन करना चाहते हैं गिवन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे पंचायत भी नहीं है, तो हम लोग को खुद ही पंचायत का स्वरूप लेना पड़ेगा। मतलब एक फोरम में डिस्कशन करना पड़ेगा किसानों को, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। और इसलिए पूरी चीजों को डेलीगेट करके हमको डिसेंट्रलाइज्ड वे में उन्हीं का हिस्सेदार बनते हुए, उन्हीं को समझाते हुए, टेक्सचुअल नहीं कॉन्टेक्सचुअल जो है वो स्ट्रेटजी अपनानी थी। अब कॉन्टेक्सचुअल स्ट्रेटजी अपनाने में निश्चित रूप से वो सूरजपुर जो हेडक्वार्टर है वहां से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे सारे अधिकारी और हम लोग लगातार उनके बीच जाते रहे, उनको समझते रहे। तो ये भी जो है उसको कॉन्टेक्सचुअल रूप देना, उनको समझना, उनको समझाना, उसकी व्यवहारिकता को समझाना भी एक चैलेंज था। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस थे, लेकिन फॉर्चुनेटली सारे चैलेंजेस मीट आउट हुए। इसी प्रक्रिया का हिस्सा पुनर्वास भी था, और पुनर्वास में शायद आपने किसानों के लिए जो गांव भी शिफ्ट करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, और उस समय उसी हिसाब से उनको जो
एक्ट में जो प्रावधान किए गए उनका भी प्रावधान के लिए आगे आपने इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, क्योंकि किसान एक बड़ा पार्ट था उस दौर में। देखिए, पुनर्वास में आने से पहले अभी मैंने आपको चैलेंजेस बताया था। हाँ हाँ अब आपको हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ हम लोगों ने देखा। जी जी। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप का पूरा सपोर्ट था, ऑनरेबल सीएम का पूरा सपोर्ट था, स्थानीय विधायक जी का सपोर्ट था। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेसी थी टॉप से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साहब थे, एसीएस सिविल एविएशन साहब थे, रेवेन्यू के एसीएस थे, और हमारे कमिश्नर थी, सभी का ऊपर से सपोर्ट था। तीसरा जो है, मेरा ये मानना है कि हमारी टीम तो थी, टीम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक घटना थी जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी। जब मैं कलेक्टर के रूप में पहले आया तो यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का मामला 14 साल से फंसा था, और 14 साल से फंसने के कारण से वो मामला हो नहीं पा रहा था। तो जब हमसे कहा गया रिजॉल्व करने के लिए, तो मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया, मैंने किसानों से बात की, मैंने कहा कि आप नाराज हैं तो आप, अगर आप, उन्होंने कहा मेरा कंपनसेशन बढ़ा दीजिए। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि ऐसा करिए कि वाया मीडिया निकालिए कि कोई अननेसेसरी बात भी ना आए और आपकी बात भी हो जाए। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि यदि आपके पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग अकाउंट में रखा गया होता जब आप संतुष्ट थे, और उसके बाद उतना इंटरेस्ट हम आपका बढ़ा दें, क्योंकि मैं आर्बिट्रेटर था, तो आपका कंपनसेशन बढ़ा दें तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद बताएंगे। 1 हफ्ते बाद 90% लोगों ने बता दिया, और 3640 हमने आदेश कर दिया। मैं आर्बिट्रेटर था, एनएचआई मान गई, बढ़ गया। इस घटना को मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, इस घटना ने हमको यहाँ के लोगों की सोच, तरीके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के और विश्वास, इनमें बढ़ोतरी की। यहाँ के किसान सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, और देखते हैं कि यदि उनके साथ न्यायप्रिय तरीके से काम हो रहा है तो उसमें आगे बढ़ते हैं। एक और चीज थी, इस पूरे तरीके में हम लोग डेलीगेट कर दिए। तो हमने किसानों को ये नहीं कहा कि आप एडीएमएलए ऑफिस में आए, हमने उनके लिए 6 गांव में स्कूलों में व्यवस्था कर दी। वहीं पे सारी व्यवस्था थी, यहाँ पे कि वेंडर भी वहीं था, उनके फोटोकॉपियर भी सरकारी रूप से अवेलेबल कराए गए थे, फोटोकॉपी भी आपके वहीं से लिए जाएंगे, आप आइए यहाँ चाय पीजिए। नोटरी भी वहीं था, वो भी सरकारी कॉस्ट पे। तो इन सारी व्यवस्थाओं में किसानों ने देखा कि प्रशासन हमारे साथ बहुत ही सहृदय और पॉजिटिव तरीके से रुख आ रहा है। एक और बहुत अच्छी चीज हुई, जो अब तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छी है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में जब पूरी एक्सरसाइज इनकी हो गई, फिजिकली फाइल चेक कर ली गई, कंसेंट हम लोग को मिल गया, और कंसेंट मिलने से पहले, जब उसका हम अलग से बताएंगे कंसेंट का, तो जब हम पैसा इनको देने लगे तो उन्हीं से बटन दबाए और वो सारा पैसा उनके अकाउंट में चला गया। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपका 1 पैसा खर्चा नहीं होगा, तो उनको जो 2500 मिलना था वो 2500 मिला। लेकिन उससे पहले एक घटना और बताए, जब 4 लोगों की कंसेंट मिली थी, हम लोग परेशान हो गए, ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा, तो गांव-गांव हम लोग गए और गांव-गांव किसानों से बैठ के बातचीत की। और बैठ के बातचीत करने में देखिए विनोद जी, 2 तरीके होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें बातचीत होती है। एक तो आइडियल आप बातें करते हैं, एक प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं। बिल्कुल। तो हमने उनको समझाया कि देखिए भाई, आइडियल तो आप चाहते हैं कि जेवर एयरपोर्ट बने, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि आपकी नाराजगी रेट के कारण से है। उस समय ये भी बात आ रही थी कि एयरपोर्ट राजस्थान जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर एयरपोर्ट शिफ्ट हो गया तो जिले का नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का विस्तार हो रहा है, लेकिन ये हिस्सा ऐसा है जिसका कि कोई विस्तार नहीं हो रहा है। आप लोग सिंपल हैं, आप लोग बिल्कुल किनारे हो जाएंगे और यहाँ पे कोई औद्योगिक विस्तार नहीं होगा। उनको ये समझाया कि देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दादरी में आ रहा है, डीएफसीसी आ रहा है, उसकी भी समस्याएं 10 साल की रुकी हुई थी, हमने समझाया, सॉल्व किया था। न्यू नोएडा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अब पूरा इलाका आपस में जुड़ जाएगा अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा, और आपके जमीन का रेट बढ़ जाएगा। उनसे हमने स्पष्ट तरीके से एक रिस्क लिया विनोद जी, उनसे कहा कि देखिए, अगर एयरपोर्ट नहीं आ रहा है तो आपका आज जो 900 का रेट है वो 700 और 500 मिलने लगेगा, और जो लोग वहां पैसा लगाए हैं वो सारा पैसा विड्रॉ हो जाएगा।
और क्योंकि पैसा लोग लगाते हैं प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो विड्रॉ हो जाएगा। और मुझे आपको बताने में और आपके माध्यम से दर्शकों को बताने में खुशी हो रही है कि देखिए कलेक्टिव विजडम ऐसा होता है कि जब उन्होंने आपस में बातचीत की, हर गांव में हम लोग अलग अलग डेट्स पे गए थे, 1-2 महीने का कैंपेन था, सब ने अपनी सहमति दी। तो 4 से जब दोबारा हम सहमति लेने गए तो 72% लोगों ने सहमति दी और अंत में 95% लोगों ने सहमति दे दी। तो जेवर एयरपोर्ट की स्टोरी जो है वो तो लिखने लायक है, अपने आप में विशेष है। और वहां की जनता, लेकिन एक और वर्ग है जिसने बड़ी मदद की, यहाँ के पत्रकार, यहाँ की जनता, यहाँ के प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप्स। जब उन्होंने देखा कि पूरी प्रक्रिया बड़ी ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से चल रहा है, तो किसी ने किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं किया और डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली उसको सपोर्ट किया। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये जो प्रोडक्ट बना है, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, खासकर वहां के किसानों का कंट्रीब्यूशन है। अब आइए रिहेबिलिटेशन पे। रिहेबिलिटेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन रिहेबिलिटेशन का अवार्ड जो है वो सेपरेटली होता है और कुछ समय बाद होता है। पहले लैंड हम लोग ले लेते हैं और रिहेबिलिटेशन के संभवतः 2 वर्ष का समय दिया जाता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने सोचा कि एक अच्छे तरीके से किसानों का रिहेबिलिटेशन हो, और रिहेबिलिटेशन के लिए अब पूरी प्रक्रिया तो हमारे जाने के बाद फिर अवार्ड हो गया था, लेकिन एक अवार्ड फिर बाद में हुआ और पूरी प्रक्रिया बाद में हुई। लेकिन जब हम लोगों ने पास कराया और जिस समय रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, उसमें जितने भी प्रभावित किसान थे उन सभी को 50 से 500 स्क्वायर मीटर डिपेंडिंग ऑन देयर एलिजिबिलिटी उनको प्लॉट दिया गया। और ये कहा गया था कि उनका जो जहां रिहेबिलिटेट किया जाएगा वहां पे सारी सुविधाएं, शहरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यमुना अथॉरिटी को कहा गया कि उनकी सुविधाएं प्रॉपर प्लानिंग करें, जो उन्होंने किया। और इसमें उनको जॉब का भी प्रॉमिस किया गया था, और जॉब के साथ साथ यदि जॉब नहीं लेना है तो 5.5 लाख रुपए भी दिया गया जिन लोगों ने जॉब की आवश्यकता नहीं महसूस की। लेकिन इसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स को बुला के हम लोगों ने कहा था कि भाई इनके लिए विशेष सावधानी और विशेष सहायता इनकी करिएगा। इनको जब भी, चूंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो पूरे वेस्टर्न यूपी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, इसलिए इनके लिए हमेशा जब भी ये आए इनकी विशेष जो है आप हेल्प करिएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत अपने आप में अच्छा एग्जाम्पल रहा है। अच्छा, इस दौरान जब आप रहे तो आपने इस गौतम बुद्ध नगर जिले की शिक्षा को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप उठाया था, क्योंकि शिक्षा आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हर आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके बच्चों से जुड़ा हुआ है। वो क्या प्रोजेक्ट था, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शकों को इसलिए बताना जरूरी है कि उस प्रोजेक्ट पर इस समय भी काम हो रहा है और आने वाले दिनों में उस पर आगे काम होगा। जी देखिए, अब जेवर एयरपोर्ट के बाद आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। गौतम बुद्ध नगर बड़ा प्रेस्टिजियस, फास्ट मूविंग नया जिला है। 1997 अथॉरिटी तो 76 में आ गई थी, लेकिन जिला 1997 में आया। यहाँ पे वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स आए हैं, इंडस्ट्री हुई, उसके बाद रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हुआ, किसानों का जिस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं वो अपना रिहेबिलिटेट अपने आप को कर रहे हैं पूरे सिस्टम में, और माइग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से। तो ऐसे में जितने भी इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स हैं उन सब के लिए आवश्यकता महसूस हुई कि भाई यहाँ पे अच्छी शिक्षा हो। शिक्षा में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा डेवलप हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। अब इसमें हमारे समय में 2 अप्रोच हुआ। एक तो सरकारी स्कूलों में जो पैसा आता है वो आता है, क्योंकि यहाँ की स्ट्रेंथ, ये मानना पड़ेगा, गौतम बुद्ध नगर की स्ट्रेंथ यहाँ की प्राइवेट सेक्टर है। और यहाँ की प्राइवेट सेक्टर में देश के कानून के हिसाब से CSR के 2% अपने प्रॉफिट का वो खर्चा कर सकते हैं। इसलिए कुछ लीडिंग कंपनीज को हमने कहा कि इनका शिक्षा में, इनका स्वास्थ्य में और इसका एनवायरमेंट में पैसा लगवाया जाए। उन लीडिंग कंपनीज से हमने कहा कि देखिए शिक्षा के 2 मापदंड हैं। एक तो सरकारी स्कूल व्यवस्था ठीक हो, बिल्डिंग ठीक हो, यूरिनल्स रहें, खेलकूद का मैदान रहे, लेकिन इसके साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन का कंटेंट बदलना, क्योंकि आप देखिए कंप्यूटराइजेशन आ गया और उसके बाद जो है आपका सेलफोन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, अब AI आ रहा है, तो वहां उनका जो है
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बेहतर है। इसलिए करीब 650 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में करीब 160 स्कूलों को हम लोगों ने चुना और वहां इनसे पैसा लगवा के स्मार्ट क्लासेस, एजुकेशन का कंटेंट, बिल्डिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और इसके साथ साथ एक काम और किया। देखिए, यहाँ के बच्चों का मेरा हमेशा बिलीव है कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल मजबूत रहेंगे तो एक समाज का एक ऐसा वर्ग है जिनका कि हमेशा जो है वो जाएंगे और लाभ ले सकेंगे, और तभी समाज, जब सभी का साथ रहेगा तभी समाज प्रॉपर तरीके से ऊपर डेवलप होता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ग्रेटर नोएडा और इस पूरे जिले में इतनी स्ट्रेंथ है कि बच्चों का एक्सपोजर, दो पार्ट है, थ्योरी पार्ट, एक प्रैक्टिकल पार्ट, तो बच्चों का एक्सपोजर अगर कराया जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए बच्चों को नोएडा की स्ट्रेंथ के बारे में, दिल्ली के बारे में, आसपास के बारे में, इस तरीके की चीजों को भी हम लोगों ने किया। टीचर्स का हम लोगों ने क्वालिटी बेटर हो, इसलिए उनका इंटरेक्शन, उनकी ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया, वो एक एसेट थे। और यहाँ के सरकारी स्कूल के टीचर भी बड़ी मेहनत से बच्चों को उस समय पढ़ाए, उनका एक्सपोजर हुआ। और इसके साथ साथ एक हम लोगों ने एक नया प्रस्ताव था एसडीजी में 25 में, दुनिया के यूनाइटेड नेशंस जो है दुनिया के कुछ शहरों को चुन रहा था, उसमें यूनिवर्सिटी सिटीज को भी चुन रहा था। तो मैं हमेशा इस विचार का हूं कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में सीनियर सिटीजन्स और इतने स्पेशलाइज्ड लोग हैं कि यदि उनके एसेट को, उनके विचारों का यूज किया जाए तो इस जिले का बहुत अधिक विकास होगा। उन्हीं में से एक सजेशन आया कि व्हाई नॉट नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस। तो उस समय चेन्नई और मुंबई वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अब ये फिर हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की, अनुचंद पांडे साहब चीफ सेक्रेटरी साहब थे, तो उन्होंने तुरंत जो है अलाउ किया और हमने एक डिटेल प्रपोजल बना के यहाँ की स्थितियों को बताते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा का भी एप्लीकेशन लगा दिया। उसके बाद वहां से यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने यहाँ पे देखा पूरा, एंड ही वाज वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और आपको जान के, आप जानते ही हैं, लेकिन ये खुशी की बात है कि एसडीजी सिटीज में, यूनिवर्सिटी सिटीज में नोएडा और ग्रेटर नोएडा दुनिया के 5 सिटीज में चुनी गई। उसका एक फायदा भी है कि आप जब इंटरनेशनली एक नया जिला, इंटरनेशनली इफ इट इज नोन इंटरनेशनली, और वहां पे अपने आप को एक्सपोज करेगा, वहां के जो पॉजिटिविटीज हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, उनको इम्बाइब करेगा और यहाँ के अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। एसडीजी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जिले में जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे क्वालिटी चेंज होगा। तो हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी सिटीज में नोएडा, ग्रेटर नोएडा को इंक्लूड कराया, ये भी एक अच्छा स्टेप था। ये आपने जो दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बताई, और इसके हिसाब से स्वास्थ्य की दिशा में भी काफी काम हुआ है। लेकिन एक चीज और पूछना, क्योंकि अब दूसरा चरण भी शुरू हो रहा है एयरपोर्ट के लिए जो जमीन ले रहे हैं, लेकिन आपने जो पहले चरण में जो प्रयोग किया, उसी प्रयोग पे अब दोबारा से काम हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि 1 साल रह गया, तो जो आपकी तरफ से नींव रखी गई और वो ग्राउंड पे उतर के उस पर काम हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आप इमोशनल प्रश्न पूछ रहे हैं जी, और ये उसका उत्तर मैं ही नहीं दूंगा, मैं अपनी टीम के बिहाफ पे, लेखपाल से लेकर और जितने अधिकारी थे सबके बिहाफ पे दूंगा। जी। शुरू में जब हम लोग यंग थे तब इतना नहीं सोचते थे, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में उसकी नींव बनाने में जी। जो सारे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स रहे, उसमें इन चैलेंजेस के साथ हम लोगों को भी रोल प्ले करने का मौका जो मिला, जो शासन ने दिया, तो शासन का और सभी का धन्यवाद, स्थानीय जनता का धन्यवाद, जनता का बहुत अधिक धन्यवाद, किसानों का धन्यवाद। ये एक ऐसा इमोशनल मोमेंट है जो लाइफ लॉन्ग डिटैच नहीं हो पाएगा, हमेशा जुड़ा रहेगा। जेवर एयरपोर्ट एक दिन बन जाएगा, प्लेन्स उड़ेंगे, उसका विस्तार होगा, दुनिया के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स में आएगा। तो अगर रहे तो सभी को याद रहेगा कि हाँ भाई, हम लोगों ने इसकी ऐसे हिस्सेदारी की थी। और खासकर इसका विनोद जी अच्छा इसलिए लगता है कि लैंड एक्विजिशन यहां से लेके पूरे हर जगह पूरे देश में होता है,
हम लोग चाहते थे, मैं चाहता था कि एक ऐसे एग्जाम्पल के रूप में सेट हो जिसमें कि इस तरह का भी लैंड एक्विजिशन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कठिन परिस्थितियों में भी ऐसा हो कि जिसकी कंटिन्यूटी हो, जिसका परमानेंस हो और जिसमें हमेशा के लिए शांति रहे उस बिंदु पर। तो वो जो एक लिमिटेड रोल मिला फर्स्ट फेज के जमीन के अधिग्रहण के लिए, जिसकी शुरुआत भी मेरे समय हुई, जिसकी समाप्ति भी मेरे समय हुई, वो इतना प्रिविलेज पोजीशन है कि मेरी प्रशासनिक जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और मैं जेवर से इमोशनली अटैच्ड हूँ, जेवर के लोगों से अटैच्ड हूँ और जिले के लोगों से अटैच्ड हूँ। ये किसी भी अधिकारी के लिए ऐसा मौका मिले तो वो यही कहेंगे, इसी विचार के रहेंगे कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट में इतने बड़े इश्यूज को पूरी टीम के साथ सॉल्व किया। और मैं उन लेखपालों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एडीएमएलए ऑफिस में हमारे कर्मचारी पूरे जाड़े रजाई गद्दे का प्रबंध करके 24-24 घंटे काम किए। अच्छा। और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने दिन रात एक करके और बड़े फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पहले फेज में काम किया है। और वो सब अटैच्ड है। किसी से भी आप पूछेगा तो कोई जेवर के बारे में सब इमोशनल है। लेकिन गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का इस इशू पे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो कोई क्षण ऐसा भी आया होगा जब ये किसानों को मुआवजा देने की बात आती है, तो उनमें कुछ ऐसे किसान भी होंगे जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनकी प्रक्रिया पूरी होगी। कुछ की आंख में आंसू भी आए होंगे और कुछ भावुक भी होंगे। ये सब चीजें हो सकता है आपके द्वारा जब दिया जा रहा होगा उस समय भी हुआ होगा, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी। आपकी बात ठीक है। देखिए, मैं चूंकि अपने कैरियर में हमेशा शिफ्टिंग होती रही, डेपुटेशन में मोस्टली रहा, तो अलग अलग वातावरण में मेरे रहने की आदत है। मैनेजरियल पार्ट अधिक मैं देखता हूँ। और उसी हिसाब से जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसानों को पूरा पैसा मिलना चाहिए और उसमें कोई पैसे की कमी ना हो, तो हम उनको बस से अपने यहाँ ले आते थे। सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर उनको किसानों को बैठाए हर बार। मैंने कलेक्ट्रेट में उनको मैं बैठाता था, डिस्कस करता था, समझाता था कि कैसे आपका पैसा जाएगा। फिर सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर के ऑफिस में मैं उनको बैठाता था, मैं बैठता था, फिर मैं किसानों को बता के उनसे कहता था अब आप ये बटन दबाइए। हालांकि ये ट्रेजरी ऑफिसर का रोल होता है, लेकिन किसान उस बटन को दबाते थे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ये पैसा उनके खाते में जब जाता था, तो जब बैठे बैठे वो चाय पी रहे होते थे, तो उनके पास एक मैसेज आ जाता था कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया। इसको उन्होंने बड़े आश्चर्यजनक तरीके से लिया और इस तरीके से लिया कि आज भी नहीं भूलते हैं और सभी से बड़ा प्यार करते हैं जो लोग उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फेयर प्रक्रिया थी। इसलिए विनोद जी, जेवर एयरपोर्ट ट्रांसपेरेंसी और विश्वास का है। ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट की तरफ से और जनता की तरफ से विश्वास है, इसका एक्सप्रेशन है। मैं हमेशा कहता हूं कि जेवर एयरपोर्ट के पहले स्टेज का लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों का है। स्पीडियर काम, फास्टर पेस, लेकिन जनता की तरफ से विश्वास का है। और विश्वास तब डेवलप होता है जब वो आपके हर स्टेज को देखते हैं और हर स्टेज को देखने के बाद उनको लगता है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हो रहा है या उससे अच्छा हो रहा है। तो जब उससे अच्छा हो रहा है तो निश्चित रूप से उनका प्रेम आपके प्रति रहेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके समय में दो चीज, आपने एक जेवर एयरपोर्ट का जिक्र किया और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, क्योंकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 14-15 साल से हम सुनते थे सिर्फ, और गाजियाबाद जाना होता था, रैंक रैंक के जाते थे। और जो ये जिस स्पीड से बना, मुझे लगता है 1.5-2 साल में ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया था। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जब कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करने वाले थे, उससे 1 महीना पहले मैंने पलवल से लेकर और कुंडली तक इसका पूरा दौरा किया था। मेरा फोटोग्राफर था, मैं था पूरा। बीच बीच में कहीं उतरना होता था नीचे, फिर चढ़ जाता था, तो ये देखने के लिए कि कंप्लीट है कि नहीं है। और उन्होंने, डिपार्टमेंट ने कह दिया था कि इसको तेज करना है,
और चालू करना, प्रधानमंत्री को समय ले लिया। तो मैंने स्टोरी 4 दिन की सीरीज की थी और उसके बाद उसमें लिखा था कि इसमें कुछ काम बाकी, इसको 1 महीने बाद दे, और प्रधानमंत्री कार्यालय ने फिर उसको 1 महीने बाद शिफ्ट किया था। लेकिन जितनी रफ्तार से ये काम हुआ, इसी रफ्तार से एक जो ये ट्रेन का जो बना है कॉरिडोर, दादरी से डीएफसीसी, लेकर जो बल्लभगढ़ वाला, डेडिकेटेड फ्रेट हाँ कॉरिडोर। हाँ, तो वो भी एक चैलेंज था। शायद वो इस पॉइंट में भी छूट गया कहीं, क्योंकि वो भी आपके समय से ही हुआ आप धन्यवाद विनोद जी। 2 बातें और थी। था। एक हाँ तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो 10 साल से रुका था, वो हमारे समय स्टार्ट हुआ हाँ जी, प्रक्रिया, क्योंकि हाँ लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड सारे इश्यूज को हमने रिजॉल्व किया था। जी जी, और दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, हम्म, जो अमृतसर से दादरी होते हुए कलकत्ता हाँ, और दादरी से मुंबई, हम्म, तो ये ट्रेनें जाएंगी, मालवाहक ट्रेनें जा रही हैं, जाना शुरू हो गई हैं। हम्म, इनका मामला फंसा हुआ था। हम्म, लेकिन मैंने आपसे कहा कि किसानों को जब विश्वास हो जाता है और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंट तरीके से हम्म, उनके पॉइंट्स को समझते हुए उनके पास जाके अगर समस्याओं का हल किया जाए, हम्म, तो कोई भी तैयार हो जाता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और इस मत का हूं कि यहाँ के किसान सिंपल और प्रोग्रेसिव हैं। उनको लॉस का पूरा पता है, उनको उनकी डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व करते हैं अलग अलग फोरम में वो पता है। लेकिन अगर उनके साथ न्याय होता है तो कभी भी आपके कार्य में बाधा नहीं करेंगे। और इसलिए ये दोनों कार्य जो है तत्काल प्रभाव से उसी समय पूरा हुआ, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो आगे आके सपोर्ट करते हैं। और इसलिए इस क्षेत्र की प्रगति हुई है, और इस क्षेत्र की प्रगति की बहुत अधिक संभावना भी है। बिल्कुल। आप 2017 से 2020 के बीच में डीएम रहे हैं। इन 3 प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको कोई ऐसा अपने कार्यकाल का कोई ऐसा क्षण याद आ रहा है जब आपके पास लोग मिलने तो बहुत आते रहे, लेकिन जिसको सहायता करके, क्योंकि वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आपको आप भी भावुक हुए होंगे क्योंकि आपके ऑफिस में आके लोग अपनी बात कहते देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। कई बातें हैं लेकिन कुछ बताऊंगा। हैं। जी एक तो इंडस्ट्रियल के बाद ये रेजिडेंशियल बन गया। जी, यहाँ पे बहुत सीनियर लोग आ गए, दिल्ली में जो मकान नहीं ले रहे हैं यहाँ पे लिया इन्होंने। हम्म, उनके टाइटल का ट्रांसफर का इशू था। हम्म, बिल्डर्स यहाँ पे शुरू में बिल्ड किए, अच्छे बिल्डर भी हैं और कुछ अच्छे बिल्डर नहीं भी हैं। हम्म, जनता को हमेशा डर लगता है कि उनका काम नहीं हो पाता। हम्म, ऐसी स्थिति में ये सारा काम अथॉरिटी देखती है, लेकिन कलेक्टर के पास एक स्टैम्प एक्ट में जी, एक पावर थी। तो हम्म, मैंने ये प्रस्ताव किया और उसको कराया कि हम्म, ये ट्रिपार्टाइट था, हम्म, अथॉरिटी, हम्म, बिल्डर, बायर, हम्म, इनके बीच में जब सहमति हो, इनका सारा पेमेंट वगैरह हो, तभी एनओसी होकर रजिस्ट्री होती है। हम्म, लेकिन हमने इसको उस समय डीलिंग कर दिया था, हम्म, और डीलिंग करके मैंने ये इसकी सीनियर लोग डेथ हो हम्म, जाती है, हम्म, बाकी घटनाएं होती हैं, बिल्डर एक के बाद कई बार अलॉटमेंट कर दे रहा है, तो उसमें हमने एग्रीमेंट टू सबलीज का कॉन्सेप्ट जो लॉ में दिया है उसको हम्म, इंट्रोड्यूस किया था। हम्म, उसमें कई हजार लोगों ने उसको कराया था, और उसमें यह प्रोविजन था कि जब एग्रीमेंट तीनों के बीच में हो जाए तो 100 रुपए पे फिर वो जो है रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। इसको देख के अच्छा लगा, मतलब ठीक सेटिस्फेक्शन रहा। दूसरा, हिंदुस्तान में पहली बार बिल्डर्स पे एनएसए लगाया हमने, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद किया था। शाहबेरी में जो घटनाएं हुई थी उसकी, जिसमें कि 8 लोग मरे थे, एक दुखद घटना थी। और उसके साथ साथ जो सबसे अधिक शाहबेरी इलाके में इलीगल मकान बनाया गया था, जसजीत मान या जसजीत मान था, उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में लगाया था, और वो हाईकोर्ट ने हमारा जो है वो अप्रूव किया था। इसके अलावा वहां पे गैंगस्टर एक्ट में 103 गैंगों के 128 लोगों को एक साथ गैंगस्टर लगाया था। इसके कुल टोटल 900 प्लस गैंगस्टर लगाए गए थे। एक और घटना कानून व्यवस्था में जो मुझे आपको बताते हुए ठीक लगेगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार, नॉर्मली गैंगस्टर एक्ट कहता है कि जब चार्जशीट फाइल हो जाए तभी गैंगस्टर लग सकता है। एक केस बड़ा टिपिकल था, उसमें बिना चार्जशीट फाइल किए हुए गैंगस्टर लगाया, और हाईकोर्ट में हम और तत्कालीन एसएसपी वैभव जी दोनों लोग गए थे। आधे घंटे हमने बहस की और हाईकोर्ट ने हमारी बात मानी, ये भी अच्छा लगा। यमुना में इलीगल बांध बनाने वाकर इलीगल माइनिंग करने वाले, उनके ऊपर भी एनएसए लगाया गया था, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन था। इसके साथ साथ सीए की जब घटना चल रही थी तो लोगों का इतना विश्वास था कि यहाँ पे इंटरनेट भी शटडाउन नहीं हुआ था, और पूरा जिला बहुत शांतिपूर्ण था, ये भी एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन था। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं,
और किसानों के भी बहुत से इश्यूज थे जिसमें कि हमने स्टैंड लिया है, तो काफी सेटिस्फाइंग। लेकिन एक चैलेंज और था जो अभी छूट गया, कोरोना काल। वो दौर था जब वास्तव में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभानी पड़ी। अब कोरोना मैं देखिए स्टार्ट हुआ था फरवरी में शायद, हाँ 2020 फरवरी में। मार्च में, हाँ और 30 मार्च को हमने छोड़ दिया था। तैयारी तो पूरी हुई थी, यहाँ तक कि हाँ, भारत तैयारी सरकार भी उस समय शुरुआत कह रही आपने थी की कि नहीं, 10 दिन हो गए थे, भारत शुरुआत सरकार ने आपने तुरंत। अप्रिशिएट हाँ भारत सरकार ने अप्रिशिएट किया था जो गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है वो अच्छा है, सबसे अच्छे में से है, हिंदुस्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से था। लेकिन 30 मार्च को मैं वहां से चला गया था। जी, आपके साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भी जेवर एयरपोर्ट के इतिहास को जानना चाहेंगे तो ये वीडियो उनके शोध में भी काम आएगी, और भूमि अधिग्रहण एक्ट का किस तरीके से बेहतर प्रबंधन हो सकता है, किस तरीके से उसको लागू किया जा सकता है, ये केस स्टडी के रूप में मुझे लगता है पूरे देश भर में काम आएगी। और ये अपने मतलब दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जो जो काम हो रहे हैं उनमें भूमि अधिग्रहण का जो यूनिक उदाहरण जेवर एयरपोर्ट में आपने प्रस्तुत किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, और उसके लिए आपको भी बधाई। और साथ साथ आपने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए इस एयरपोर्ट में किसानों के लिए, खास तौर पर जो उनको सिंगल विंडो से एक बटन से उनके खाते में पैसा जमा हो गया, इसके लिए आपको बधाई बहुत बहुत, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात कहूंगा जी सर। कि आप जिस तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज को कॉमन प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, जी जी और जिस साइंटिफिक तरीके से रखते हैं, और आपका जो इंटेंट है कि लोग अवेयर हो, जी और जो आप इस पर्सपेक्टिव में रखते हैं कि कभी बाद में भी चीजों को जब याद किया जाए तो फैक्चुअली चीजें हिस्टोरिकली अवेलेबल रहें, जी जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।